नमस्ते दोस्तों। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जो दर्द से भरा है, लेकिन साथ ही बहुत बहुत महत्वपूर्ण भी है। एक ऐसी घटना जिसने हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई का पूरा रुख ही मोड़कर रख दिया। ये तारीख और ये जगह हमारे इतिहास में हमेशा के लिए बस गई है। सोचिए, एक ऐसा दिन जब अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों बेकसूर लोग बस इकट्ठा हुए थे, और वो ही दिन हमारे इतिहास के सबसे स्याह, सबसे काले दिनों में से एक बन गया। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों, है ना? ये समझने के लिए कि उस दिन वैसी नौबत क्यों आई, हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, उस वक्त के माहौल को समझना होगा। देखिए, पहला विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और पूरे भारत में एक अजीब सा तनाव फैला हुआ था। इसी माहौल में ब्रिटिश सरकार एक बहुत ही, कह सकते हैं, बेरहम कानून लेकर आई, जिसे दी रॉलेट एक्ट कहा गया। अब ये एक्ट था क्या? सीधा सीधा मतलब ये था कि सरकार किसी भी हिंदुस्तानी को बिना किसी सुनवाई, बिना किसी मुकदमे के जब तक चाहे जेल में बंद रख सकती थी। मतलब आपके जो भी नागरिक अधिकार थे वो सब एक झटके में खत्म। और फिर अप्रैल 1919 आते आते खासकर अमृतसर में हालात बहुत तेजी से बिगड़ने लगे। पूरे देश में इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ जबरदस्त विरोध हो रहा था, और अमृतसर में तो ये तनाव मानो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा था। और बस फिर वो दिन आ ही गया जिसकी सुबह एक त्योहार के जश्न और एक शांतिपूर्ण विरोध के नाम हुई थी। वो शाम होते होते एक ऐसी खौफनाक हकीकत में बदल गई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तो हुआ ये कि जलियांवाला बाग में लोग जमा हुए थे। इसमें मर्द थे, औरतें थी, बच्चे भी थे। कुछ लोग बैसाखी का त्योहार मनाने आए थे और कुछ लोग इसी रॉलेट एक्ट के खिलाफ अपना विरोध जताने, शांति से। और ये बाग कैसा था? चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ एक मैदान। और भीड़ कितनी थी? अंदाजा लगाइए, करीब करीब 15 से 20 हजार लोग। और सबसे जरूरी बात, ये सब निहत्थे थे, इनके पास कुछ नहीं था। अब आप इस संख्या से ही सोच सकते हैं कि वहां का माहौल कैसा होगा, और इसके बाद जो हुआ वो कितना कितना भयानक रहा होगा। और ठीक इसी वक्त कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ आता है। जनरल रेजिनाल्ड डायर अपनी फौज के साथ वहां पहुंचता है। बाग से बाहर निकलने का जो एक ही मेन रास्ता था, उसे वो बंद करवा देता है। और फिर बिना एक शब्द कहे, बिना कोई वार्निंग दिए, अपनी टुकड़ी को उन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाने का हुक्म दे देता है। अब इस कत्लेआम के बाद जो हुआ वो भी कम दुखद नहीं था। जब गिनती की बात आई तो आंकड़ों में जमीन आसमान का फर्क था। ब्रिटिश सरकार ने कहा सिर्फ 379 लोग मारे गए, सिर्फ। वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस और बाकी लोगों का मानना था कि ये संख्या 1000 से भी कहीं ज्यादा थी। ये जो फर्क है ना आंकड़ों का, यही असल में उस तबाही की पूरी कहानी कहता है। तो चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इस एक घटना ने भारत की आज़ादी की पूरी लड़ाई में कैसा भूचाल ला दिया था। देखिए, इसका असर ना बहुत गहरा हुआ। मतलब इस एक नरसंहार ने अंग्रेजों के इंसाफ पर जो थोड़ा बहुत भरोसा बचा था ना हिंदुस्तानियों का, उसे हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया। जो लोग पहले नरम दल के थे वो भी अब कट्टर राष्ट्रवादी बन गए, और महात्मा गांधी जैसे बड़े नेताओं की अगुवाई में आज़ादी की लड़ाई पहले से कई गुना ज्यादा तेज हो गई। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण थे रविंद्रनाथ टैगोर। इस हत्याकांड के विरोध में उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। सोचिए, ये उस जमाने में ब्रिटिश सरकार का सबसे बड़ा सम्मान हुआ करता था। उनका ये एक कदम पूरे देश और दुनिया के लिए उस दर्द और गुस्से का प्रतीक बन गया जो हर हिंदुस्तानी महसूस कर रहा था। तो आखिर में एक सवाल हम सबके लिए है, जलियांवाला बाग की ये जो घटना है, ये हमें आज़ादी की कीमत के बारे में क्या सिखाती है? शायद यही कि ये हमें उन अनगिनत कुर्बानियों की याद दिलाती है जिनकी नींव पर आज हम एक आज़ाद देश में सांस ले रहे हैं।